Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jule to all my dear students. This is सजाद हुसैन एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पे आज आया हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम फिर से क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ूंगा। तो आज हम फिर से जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है चैप्टर नंबर 7 उसका जो टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट ए शॉर्ट नोट टू शो व्हाट यू नो अबाउट। आपको ABC 3 पॉइंट्स दिया है। इन 3 पॉइंट्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि ये क्या रहा है। ठीक है, तो पहले ए पार्ट में बता रहा है कि द गटनबर्ग प्रेस। गटनबर्ग प्रेस क्या था? ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर ये है कि द गटनबर्ग प्रेस इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जोहन गटनबर्ग बाय 1448। ही हैड परफेक्टेड द सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग with olive and wine presses using contemporary technological innovations. The first book that he printed was the Bible, making 180 copies in 3 years. Gutenberg प्रेस उस प्रेस को कहते हैं। इस प्रेस का नाम मीन्स इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम जोहन गटनबर्ग के नाम से जाना जाता है। मीन्स इसको एस्टेब्लिश किया, इसको कायम किया, इसको बनाया किसने? गटनबर्ग ने, जिसका पूरा नाम था जोहन गटनबर्ग। इसलिए उस प्रेस का नाम ही क्या पड़ गया? गटनबर्ग प्रेस, क्योंकि जोहन गटनबर्ग जो था उसने गटनबर्ग प्रेस को एस्टेब्लिश किया। 1448 में क्या किया? जोहन गटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस जो है एस्टेब्लिश किया ओलाइव और वाइन प्रेसेस के साथ। ठीक है, ओलाइव और वाइन प्रेसेस के साथ, मतलब ओलाइव और वाइन प्रेसेस उसी तरीके से एक सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग जोहन गटनबर्ग ने एस्टेब्लिश किया। जोहन गटनबर्ग ने अपने इस प्रिंटिंग मशीन में क्या डाल दिया? कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, बहुत सारे आजकल के दौर में जो कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजिकल जो मशीन इस्तेमाल होता है, जोहन गटनबर्ग ने अपने उस प्रिंटिंग के मशीन में वो सारा कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजिकल मीन्स नए नए जदीद जो है सामान उसमें इक्विपमेंट्स डाल दिए ताकि प्रिंटिंग सिस्टम में बहुत आसानी हो जाए। इसीलिए गटनबर्ग प्रेस इसका नाम पड़ गया, क्योंकि जोहन गटनबर्ग ने इसको एस्टेब्लिश किया बड़े ही मशक्क़त और मेहनत के साथ और नए टेक्नोलॉजीज़ डाल के 1448 में। ठीक है, इसके बाद कहता है कि वो सबसे पहला किताब जो जोहन गटनबर्ग ने अपने इस प्रिंटिंग मशीन से निकाला जिसका नाम था गटनबर्ग प्रेस। गटनबर्ग प्रेस के ज़रिए जोहन गटनबर्ग के ये जो प्रेस मशीन था इसके ज़रिए, इस मशीन के ज़रिए, गटनबर्ग प्रेस के ज़रिए सबसे पहले जो प्रिंट करने वाला, छाप करने वाला जो किताब था वो बाइबल था। ठीक है, ईसाइयों का जो किताब होता है बाइबल वो था। बाइबल को क्या किया? 180 कॉपीज़ बाइबल के निकाले गए इसी प्रेस से, इसी प्रिंटिंग प्रेस से 3 साल के अंदर। ठीक है, 3 साल के अंदर इसी प्रिंटिंग प्रेस से कितने कॉपीज़ निकाले गए? 180 कॉपी। ठीक है, मतलब 180 बाइबल के किताब बनाए गए 3 साल के अंदर। किस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से? गटनबर्ग प्रेस की मदद से। Although these books were printed, a unique touch remained in the handmade decorations of the front page, illuminated borders and purchaser-specified design. The Gutenberg press was first known printing press in the 1430s. जो गटनबर्ग प्रेस था, ये प्रेस जो है ऐसे छाप निकालते थे, ऐसे किताबों को या ऐसे पेपर्स को छाप करके निकालते थे। इस मशीन में जो है गटनबर्ग प्रेस जो मशीन था, इस मशीन में और इसकी जो प्रिंटिंग सिस्टम था इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थे। हैंडमेड डेकोरेशंस ऑफ फ्रंट पेज। ठीक है, जो ये गटनबर्ग प्रेस, इस प्रेस के ज़रिए, जो मशीन के ज़रिए जो किताबें बाहर छाप के आते थे उन किताबों पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैंडमेड डेकोरेशंस के छाप भी लगा सकते थे इस मशीन के ज़रिए। ठीक है, इस मशीन के ज़रिए जो अखबार या जो भी पेपर्स या जो बाइबल किताब हो, जो भी इस मशीन से छाप के बाहर आ जाता है प्रिंट होकर,
उसके पेपर के बॉर्डर्स जो है बहुत बड़े अच्छे आते हैं और स्पेसिफाइड हम डिज़ाइंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गटनबर्ग प्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस हैं जो जोहन गटनबर्ग ने इस्टेब्लिश किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ था। और बाइबल के 180 कॉपी सबसे पहले निकाले गए 3 साल के अंदर। तो धीरे धीरे गटनबर्ग प्रेस बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और गटनबर्ग प्रेस को हम फर्स्ट नून प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। 1430 के आसपास, ठीक है, 1430 सेंचुरी के आसपास क्या कहते हैं हम, पहला जो सबसे मशहूर प्रिंटिंग प्रेस था वो क्या था, गटनबर्ग प्रेस। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि गटनबर्ग प्रेस क्या था। तो मैंने बताया कि गटनबर्ग प्रेस जो है जोहन गटनबर्ग ने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये ओलाइव और वाइन प्रेसेस की तरह ये भी बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें एडॉप्ट किया है। इसमें इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से बाइबल के 180 कॉपीज़ 3 साल के अंदर निकाले गए, जो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट बुक्स था इसी मशीन के ज़रिए निकालने वाला। इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से हैंडमेड डेकोरेशंस अच्छे फ्रंट पेजेस निकाल सकते हैं, इल्यूमिनेटेड बॉर्डर्स डाल के अच्छे मतलब खूबसूरत और ब्यूटीफुल अंदाज में डिज़ाइनेड पेजेस हम छाप करके निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट गटनबर्ग प्रेस। तो बी पार्ट है इरेस्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक। तो इरेस्मस कौन था और इसका नज़रिया क्या था कि प्रिंटेड बुक के लिए। इरेस्मस जो एक शख्सियत था, इरेस्मस क्या कहता था, ठीक है, क्या इरेस्मस कहता था कि प्रिंटिंग सिस्टम अच्छा है, जिस तरीके से मार्टिन लूथर कहते थे कि प्रिंटिंग सिस्टम अच्छा है, तो उसी तरीके से इरेस्मस कहते थे क्या या नहीं कहते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि इरेस्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक्स, इरेस्मस का आइडिया क्या था प्रिंटेड किताबों को लेकर। क्या इरेस्मस प्रिंटेड किताबों के सपोर्ट में था, प्रिंट होना चाहिए, या इरेस्मस कहता था प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरेस्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक, he was critical of the print medium. He believed that though some books do provide worthwhile knowledge, others are simply a bane for scholarship. Erasmus जो है वो completely टोटली प्रिंटिंग सिस्टम के क्रिटिकल था, मीन्स उसके ख़िलाफ़ था, क्योंकि इरेस्मस कहता था कि सिर्फ कुछ किताबें फ़ायदेमंद हैं जो बच्चों के लिए, जो टीचर्स के लिए, जो समाज के लिए पढ़ने के लायक हैं। बाकी सारे किताबें, सारे प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटेड मैगजीन्स, जर्नल्स, अखबार, कुछ भी, सब कुछ जो है समाज में फसाद, फितना पैदा करने वाला, बच्चों के लिए नुकसानदा, बच्चों के लिए फसाद करने वाला, ये सब किताबें बकवास है। इसीलिए इरेस्मस कहता था कि मेरी नज़र में प्रिंटिंग सिस्टम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इक्का दुक्का चंद किताबों को छोड़कर, चलो कुछ किताबें अच्छे हैं पढ़ने के लिए, समाज में फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे किताबें ऐसे हैं जो मज़हब के नाम पे लोगों को झगड़ता है। जैसे इरेस्मस एक्यूज्ड प्रिंटर्स ऑफ पब्लिशिंग बुक्स दैट वेर नॉट mere trifling but stupid, slanderous, scandalous, raving, irreligious and seditious. He also felt that large number of such books reduce the value of quality writings. इरेस्मस ये भी कहता है कि एक्यूज़ करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि पब्लिशिंग बुक्स पे, पब्लिशर पे और बुक सेलर पे, कहता है कि इरेस्मस की तुम लोग अजीब तरह के बुक्स बनाते हो और बना के समाज में बांट देते हो, मार्केट में बेचते हो, और इसकी वजह से तुम लोगों की किताबों की वजह से, जिन किताबों में इख्तिलाफात वाले बातें बयान किए हैं, इन्हीं किताबों की वजह से समाज में सिर्फ स्टूपिड ही नहीं, बेवकूफ़ ही नहीं, बल्कि सिलेंडरस, फसाद और स्कैंडलस, शक शुबा वाला और इख्तिलाफात वाला, रेविंग मीन्स इख्तिलाफात, इर्रिलीजियस गैर मजहबी, और सेडिशियस मतलब ये तंग नज़री वाला, इरिटेट करने वाला, बहुत ही गंदा और बहुत ही फसाद करने वाला जो बातें लिख के होता है तुम लोगों की किताब में। तो इरेस्मस कहता है कि इस तरीके की किताबें बेचने से और समाज में डिस्ट्रीब्यूट करने से बेहतर है तुम लोग प्रिंटिंग सिस्टम को ही बंद कर दो, क्योंकि इरेस्मस जो है उस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ था। ये कल का मैंने टॉपिक में बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो मार्टिन लूथर था वो रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ किताबों में काफ़ी लिखते थे, और ऊपर से रोमन कैथोलिक चर्च जो है अपने ख़िलाफ़ किसी को भी
कोई भी कहने की परमिशन नहीं देता था। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, और इसी तरीके से रिच क्लास और लोअर क्लास के बीच में, तो किताबों पे, मैगजीन्स पे, अखबार में, बाकी जर्नल्स पे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखते थे। तो इसी चीज़ से जो है इरेस्मस जो है काफ़ी वाकिफ़ था। तो इसीलिए इरेस्मस कहता है कि प्रिंट मीडियम अच्छा नहीं है। सिर्फ चंद किताबों को छोड़कर बाकी सारे किताबें समाज में फसाद करते हैं, फितने करते हैं, बेवकूफ़ी हैं, मज़हब के नाम पे लोगों को झगड़ते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि इरेस्मस, अगर तुम लोगों को किताबें लिखना है, किताबें बेचना है, तो अच्छे से बनाओ, लिखो, नहीं तो प्रिंट सिस्टम के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि तुम लोगों की जो किताबें हैं उसकी वजह से हमारा क्वालिटी जो राइटिंग होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए इरेस्मस जो है प्रिंट सिस्टम के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वो इन सारे फसादात से तंग आ चुके थे जो प्रिंट सिस्टम की वजह से फैल रहा था। इसके बाद सी पार्ट जो है हमारा, सी पार्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो सी पार्ट कहता है कि द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अब ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था? सिंपल सी बात है, model it on Irish law, press laws. It was passed in 1878. This law gave the government tyrannical rights to censor reports and editorials in the vernacular press. ठीक है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट में ये कहता है कि ये जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था 1947 से पहले 1878 के आसपास, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट, एक कानून बनाया था। प्रेस हो गया इसी अखबार और रेडियो, ये टीवी से रिलेटेड, जो मीडिया से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है उसको हम प्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास करता है, मींस बनाता है कौन? अंग्रेज़ बनाता है, जब वो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ रहे होते हैं। ठीक है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट वो कहाँ से नकल करके बनाता है? आयरिश लॉ से। आयरिश हो गया आयरलैंड, एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम आयरलैंड है। आयरलैंड में क्या था? वर्निकुलर प्रेस एक्ट की तरह कुछ और प्रेस लॉस था। उन लॉस और उन एक्ट से नकल करके अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1878 में हिंदुस्तानियों के ऊपर, हिंदुस्तानियों का मुंह बंद करने के लिए, हिंदुस्तानियों का कलम बंद करने के लिए, हिंदुस्तानियों को अखबार, टीवी, बुक्स में जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च में होता था ब्रिटेन में या यूरोप के दूसरे मुल्कों में, उसी तरीके से प्रिंट सिस्टम का जो दौर चल रहा था, उसी टाइम पे हिंदुस्तान पे ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था। अब ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि जिस तरीके से यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च वाले नहीं चाहते थे कि कोई उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाए, इसी तरीके से ब्रिटिश भी ये नहीं चाहता था कि लोग जो है हमारे ख़िलाफ़ लोगों को बोलने की हम इजाज़त नहीं देते हैं, तो वो लोगों को दबा के रखना चाहता था। तो ब्रिटिश को भी ये डर था कि कहीं लोग पेपर्स के ज़रिए, बुक के ज़रिए सच्चाई लिख कर लोगों के सामने ये वायरल कर देंगे, तो हमारा सारा सच्चाई और हमारा जो जुल्म कर रहे हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, आयरलैंड से एक प्रेस लॉ से कॉपी करके वर्निकुलर प्रेस एक्ट बनाया 1878 में। इस कानून में ब्रिटिश ने क्या किया, क्या बनाया? इस कानून में ब्रिटिश कहता है कि कोई भी हिंदुस्तानी या कोई भी भारत का, ब्रिटिश इंडिया का कोई भी लोग हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिख सकता है, कुछ भी हमारे परमिशन के बगैर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि टायरेनिकल गवर्नमेंट जो है अपना ज़ालिमाना, ठीक है, गवर्नमेंट जो है अपना ज़ालिमाना चेहरा दिखाता है लोगों को, भाई तुम लोगों में से कोई भी हमारे वर्निकुलर प्रेस में, वर्निकुलर मीन्स लोकल, जो हमारे देश का जो प्रेस है उसमें तुम लोग कोई भी कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि हमने जो कानून बनाया वर्निकुलर प्रेस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ खिलाफ जा रहा है। If a seditious report was published that the newspaper did not heed to an initial warning, then the press was seized and the printing machinery confiscated. This was a complete violation of freedom of expression. वर्निकुलर प्रेस एक्ट बनाने के बावजूद भी अगर कोई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाता है, अंग्रेज़ों ने सख्त मना किया हिंदुस्तानियों को 1878 में कि भाई तुम लोगों में से कोई भी वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत तुम लोगों को सज़ा हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी हमारे परमिशन के ख़िलाफ़ छापेंगे नहीं, जो हमें अच्छा लगे वही लिखेंगे, जो हमें बुरा लगे वो नहीं लिखेंगे।
तो इसीलिए ब्रिटिश ने अपना ज़ालिमाना चेहरा दिखाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर जो कोई भी बुक सेलर, न्यूज़पेपर पब्लिशर हमारे इस वार्निंग के बावजूद भी, हमने वार्निंग दिया, इसके बावजूद भी हमारे ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के कुछ भी लोग, कोई भी लोग लिखने की कोशिश करता है तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज़ किया जाएगा और उसकी सारी मशीनरीज़ को गवर्नमेंट के कब्ज़े में, मतलब ब्रिटिश अपने कब्ज़े में लूट कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से धमकी देता था हिंदुस्तान की प्रेस, मीडिया और आम लोगों को ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिश का जो रियल चेहरा है, वो ज़ालिमाना चेहरा है, वो लोगों के सामने ना आ जाए। तो इसीलिए कहता है कि दिस वाज कंप्लीट द वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ था। हम इंसान हैं, हर एक को बोलने का हक़ है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश ने हमसे बोलने का हक़ ही छीन लिया। क्योंकि तभी तो गांधी जी ने बताया कल वाले टॉपिक में कि आज़ादी का मतलब मेरी नज़र में ये है कि जब तक आपको बोलने का हक़ ना हो, जब तक आपको प्रेस मीडिया का हक़ ना हो, जब तक आपको एसोसिएशन बनाने का हक़ ना हो, तब तक आप आज़ाद हो, इसका कोई मतलब ही नहीं रखता। तो इसीलिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है यहाँ पे लिखना ज़रूरी हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश ने ये इंडियंस के ऊपर इम्पोज किया था। जिस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च नहीं चाहते थे कि वो कॉमन पीपल्स, मार्टिन लूथर जैसे लोग उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लिखें प्रिंट सिस्टम की तरह के थ्रू, इसी तरीके से ब्रिटिश भी चाहता था कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तानियों को दबाया, ताकि कोई भी इंडियंस जो है उनकी धमकी में रहे और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुदा हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।